नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। तो हमें मालूम है कि हमारे किसान बेसब्री से 6 बजे का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस समय हम आपके सामने होते हैं। विशेषज्ञ जो विशेष हमारा विषय होता है, ख़ास विषय, उससे जुड़े हुए आपके प्रश्न लेते हैं, आपको तमाम जानकारियाँ भी देते हैं। तो आज का विषय क्या है जिससे संबंधित आज हम आपके प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करेंगे, कृपया वो देख लें पहले। तो आज का विषय पत्तेदार सब्जियों की खेती और हल्दी तथा अदरक की खेती। पत्तेदार सब्जियों की खेती और हल्दी और अदरक की खेती, ये हमारा आज का विषय है। इससे जुड़े हुए अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई अपनी तरफ से सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। इसके लिए नोट करें हमारा टोल फ्री नंबर। हमारे 2 टोल फ्री नंबर है, 1800-1130-60। दूसरा नंबर नोट करें 1800-1130-61। तो दोनों नंबर हैं। अगले 1 घंटे तक आपके लिए ये नंबर्स जो हैं वो उपलब्ध रहेंगे। बस आपको करना ये है कि अपना फ़ोन उठाएं और ये नंबर मिलाएं और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं। और एक बार फिर से बता दें कि आपकी कॉल का कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे कितनी देर के लिए भी आपका नंबर होल्ड क्यों ना हो। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के विषय के बारे में हमने आपको बता दिया, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रीधर प्रधान वैज्ञानिक हैं। आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आए हैं हमारे बीच। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रीधर आपका। और हमारे साथ डॉक्टर दीपक जैन जी मौजूद हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर राजस्थान में। आपका भी डॉक्टर दीपक बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर श्रीधर हमें बताएंगे पत्तेदार सब्जियों के बारे में। इससे जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका जवाब देंगे डॉक्टर श्रीधर। और साथ ही डॉक्टर दीपक जो है वो अदरक और साथ ही हल्दी की खेती के बारे में जानकारी देंगे और आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। डॉक्टर श्रीधर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी पत्तेदार सब्जियों के लिए ये समय अभी किस तरह की गतिविधियों का है और किसानों के लिए कैसे बेहतर है? हाँ बिल्कुल, देखें हमारे किसान भाई, इस समय पत्तेदार सब्जियों की खेती करने का समय शुरू हो गया है और आगे तक चलता भी रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पत्तेदार सब्जियों में जो उसकी खासियत ये है कि पत्तेदार सब्जियां बड़े ही आसानी से सस्ते रूप में और उपलब्ध होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक पोषक तत्व की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इनमें अधिकांशतः विटामिन ए, सी और इसके साथ साथ कैल्शियम और लोहा बहुत ही अधिकाधिक रूप में पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक बात और भी इसके साथ है कि पत्तेदार सब्जियों में फैट, जो वसा है, और कार्बोहाइड्रेट ये बिल्कुल कम होती है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, हमारे मधुमेह के रोगी हैं, उनको ये अगर अपने भोजन में शामिल करें तो उनको काफ़ी इससे फ़ायदा भी रहता है। जी। तो इसीलिए ये मौसम भी अब पत्तेदार सब्जियों का आ गया है। हमारे किसान भाई बहुत रूप से सब्जियों की खेती करते हैं। तो इसमें कई तरह की सब्जियां हैं, जैसे कि पालक है, चौलाई, बथुआ, साग, मेथी, केल, आपका पाकचोई, चाइनीज़ कैबेज, और भी ये पत्तेदार सब्जियां हैं जिनकी इस समय खेती की जाती है या अभी खेती शुरू होने वाली है। तो कुछ इनके बारे में जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। बिल्कुल। और आपने बताया कि बहुत आसानी से ये पैदा भी हो जाती हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो आज हम पत्तेदार सब्जियों के बारे में बात करेंगे। आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़ें आपकी कॉल्स में, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। खाने में पत्तेदार सब्जियों का अपना ही महत्व है। इसमें लोगों को भरपूर मात्रा में आयरन के साथ कई महत्वपूर्ण खनिज लवण, विटामिन ए और सी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। इसका उत्पादन करके भी किसान भरपूर लाभ कमा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों के उत्पादन के लिए आवश्यकता के अनुसार वातावरण होना आवश्यक है। पत्तेदार सब्जियों में पालक, धनिया, चौलाई का अपना ही महत्व है। बड़े जोत वाले किसान इनकी खेती करके बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों की मांग बाजार में अन्य सब्जियों से अधिक होती है। इसमें प्रति हेक्टेयर किसान 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष लाभ अर्जित कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों का उत्पादन 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया जा सकता है। तो अभी हमने बात की पत्तेदार सब्जियों के बारे में, और आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी हल्दी और अदरक की खेती, इस पर भी हम बात कर लेते हैं डॉक्टर दीपक से। डॉक्टर दीपक, हल्दी और अदरक की खेती की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो किसान हैं उनका रुझान इससे थोड़ा घट रहा है। तो पहले ये बताएं कि ऐसा क्यों है, दूसरा ये कि ये कैसे किसानों के लिए महत्वपूर्ण फसलें हैं?
पहले बात करें अपन इसकी महत्वपूर्णता की, तो ये किसान भाइयों एक तो कैश क्रॉप है, तो इसकी वो किसान किसी भी वक्त नगद रूप से राशि प्राप्त कर सकता है। दूसरा औषधीय फसल है, जिसका आप देखेंगे कि डायबिटीज़ है या कैंसर है, दमा है, जी घबराना है, मचलना है या हैजा है, बहुत सारी बीमारियों में इसको काम में लिया जा सकता है अदरक को। और दूसरी बात यह है कि इसको आप कच्चे रूप से या सौंठ के रूप में भी काम में ले सकते हैं। आपको ये जानकारी दूंगा कि 50% विश्व की 50% अदरक अपने भारत में उत्पादित होती है, और हल्दी जो अपन बात करें तो 90% हल्दी अपने भारत में उत्पादित होती है। और हल्दी तो आप देखेंगे कि जब आदमी का जन्म होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक इसके महत्वता है। तो इस हल्दी का और औषधि गुण भी इसमें बहुत सारे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है। लेकिन आपका दूसरा प्रश्न ये है कि अगर इसके प्रति किसानों का रुझान जो है वो कम होने का मुख्य कारण ये है कि इसमें लगने वाले कीड़े और बीमारियां इसके लिए बहुत एक समस्या बन चुकी है। पर मैं इस चैनल के माध्यम से डीडी किसान के माध्यम से यह किसानों को बताना चाहूँगा कि हर बीमारी या कीट का इलाज निश्चित रूप से संभव है, लेकिन किसान की समस्या ये रहती है कि हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों के पत्ते पीले पड़ने के बहुत सारे कारण हैं। किसान क्या होता है, अनावश्यक कोई भी दवाई होती है उसको खेत में डाल देता है। जैसे सबसे पहले आप उसका मिट्टी का परीक्षण कराएं, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, अगर खेत में पानी जमा हो रहा है तो भी वो कारण हो सकता है, तो भी पत्ते पीले पड़ते हैं। दूसरे की बहुत सारी फफूंद जनित बीमारियां होती है, वो भी एक कारण हो सकता है। जीवाणु जनित बीमारियां होती है, वो भी कारण हो सकता है। और बहुत सी बार आप देखेंगे कि पौधा तो पीला पड़ रहा है। और एक चीज़ आपको ये जरूर बता दूँ कि कोई भी बीमारी होगी, चाहे वो जीवाणु जनित हो या पोषक तत्वों की कमी हो, जैसे 16 पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों की कमी भी होगी तो पौधा अल्टीमेटली आपके पीला तो पड़ेगा ही। तो किसान ये करता है कि पीला, अगर वो फफूंद जनित बीमारी है तो जीवाणु जनित वो डाल रहा है, दवाइयाँ डाल रहा है, या पोषक तत्वों की कमी है, हो सकता है आपकी जमीन अम्लीय है या क्षारीय है, तो उसकी वजह से भी फसल पीली पड़ रही है और किसान उसमें दूसरी दवाइयाँ डाल रहा है। तो इस वजह से न तो किसान को संतुष्टि हो रही है और फसल की लागत भी बढ़ती जा रही है, और इस वजह से किसान का इसके प्रति, क्योंकि बीमारी का रोकथाम नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, तो यही हमारा मकसद भी है कि जो बीमारियों की हम बात कर रहे हैं तो किसानों को कैसे इसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है, कौन सी बातों का ध्यान वो रखें ताकि बीमारियां ना लगे। हल्दी और अदरक की बात हम कर रहे हैं, और कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, तो उन्हें तुरंत पैसे भी इसके मिल जाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हल्दी और अदरक से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले वाली फसल है जिसका उपयोग औषधि से लेकर अनेक कार्यों में किया जाता है। इसके गुणों का जितना भी बखान किया जाए थोड़ा ही है, क्योंकि यह फसल गुणों से परिपूर्ण है। इसकी खेती आसानी से की जा सकती है और कम लागत तकनीक को अपनाकर इससे आमदनी का अच्छा साधन बनाया जा सकता है। यदि किसान भाई इसकी खेती ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहते तो कम से कम इतना अवश्य करें जिससे उनकी प्रतिदिन की हल्दी की मांग को पूरा किया जा सके। निम्नलिखित शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर हल्दी की खेती को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटियार दोमट मृदा में सफलतापूर्वक की जा सकती है। जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि जमीन थोड़ी अम्लीय है तो उसमें हल्दी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती हेतु भूमि की अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह जमीन के अंदर होती है, जिससे जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाए जाना आवश्यक है। 20 से 25 टन हेक्टेयर की मान से अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद डालने से जमीन अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाती है और जो भी रासायनिक उर्वरक दी जाएगी उसका समुचित उपयोग किया जा सकेगा। हल्दी की खेती में उचित फसल चक्र का अपनाया जाना अति आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हल्दी की खेती लगातार उसी जमीन पर ना करें जहां पहले से की जा रही है। वहीं बात करें अदरक की खेती की तो अदरक गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ती है। मतलब इसकी खेती समुद्र स्तर से 1500 मीटर की ऊंचाई और आंशिक छाया में अच्छी तरह से की जा सकती है, लेकिन इसके सफल खेती के लिए इष्टतम ऊंचाई 300 से 900 मीटर होनी चाहिए। अदरक की खेती के लिए मिट्टी में अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
इसकी खेती रेतीली या दोमट लाल मिट्टी में अच्छी तरीके से की जा सकती है। अदरक एक लंबे समय में उगने वाली फसल है। मिट्टी के पोषक तत्व की स्थिति के बीच संतुलन साधने के लिए फसल चक्र अपनाना बहुत आवश्यक है और यह अदरक में नर्म सड़ांध रोग से बचने के लिए भी अति आवश्यक है। संचित भूमि में अदरक के साथ पान बेल, हल्दी, प्याज, लहसुन, मिर्च, अन्य सब्जियां, गन्ना, मक्का, रागी और मूंगफली के साथ लगाया जा सकता है। पश्चिमी तट पर नारियल, कॉफी और नारंगी के बागवान में अदरक की खेती अच्छे तरीके से की जा सकती है। अदरक की खेती में गहरी जुताई ठीक से प्राप्त करने के लिए मार्च अप्रैल में पहली वर्षा के साथ भूमि 5 या 6 बार जोत देना चाहिए। एक बारिश से संचित फसल उठाने के लिए भूमि 1 मीटर चौड़ी और सुविधाजनक लंबाई के साथ 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड़ बनाया जाता है। कम से कम 2 से 4 कलियों को 5 सेंटीमीटर के अंतर पर गहरे में बोया जाना चाहिए, जिसे मिट्टी के साथ अच्छे से ढक देना चाहिए और हाथ से चिकना करना चाहिए। यदि किसान भाई इन सुझावों के अनुसार खेती करते हैं तो अच्छी फसल के साथ साथ वह अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, अगर आप अच्छे से खेती करेंगे और जिन बातों का भी हमने जिक्र इस रिपोर्ट में किया उन्हें ध्यान में रखेंगे तो अच्छा मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा मुनाफा आपको हल्दी और अदरक की फसल से भी मिल सकता है। इस बीच एक दर्शक है, मनप्रीत हैं, जिन्होंने पंजाब से हमें फ़ोन किया है। आइए बात कर लेते हैं। हेलो मनप्रीत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो मनप्रीत जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? हाँ जी मैम। हाँ जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मैम मुझे डॉक्टर साहब से ये कंफर्म करना है कि मैम ये पंजाब में हो सकती है इसकी खेती, हल्दी और अदरक की? अदरक की मैम। ठीक है, अदरक की खेती पंजाब में क्या ये कर सकते हैं? डॉक्टर दीपक, क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें? हाँ, ये जरूर ध्यान रखें, अदरक की खेती के लिए जो जलवायु होनी चाहिए, जो तापमान होना चाहिए, गर्म और नर्म जलवायु में ये होती है। ये ध्यान रखें कि खेत ये एक कंदी फसल है, तो आप ये ध्यान रखें कि जो मिट्टी होनी चाहिए या बलियार दोमट मिट्टी होनी चाहिए, रेतीली दोमट होनी चाहिए और अच्छी दानेदार मिट्टी होनी चाहिए। उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा पूरी हो जाए तो अच्छा है। और पीएच का उसमें ज़रूर ध्यान रखें। अगर पीएच आपकी 7 जो न्यूट्रल पीएच होती है, 7 से कम पीएच और अम्लीय पीएच में भी ये फसल हो सकती है, लेकिन अगर आपकी क्षारीय भूमि है तो उसमें नहीं हो सकती है। उसके लिए आप ज़मीन के अंदर आप जिप्सम 2.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें जिप्सम मिलाएं और थोड़ी 6 से 7 अगर पीएच होगी तो निश्चित तौर पर आपके वहाँ हो सकती है। जी, और अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे दोनों विशेषज्ञ कार्यक्रम में मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और सुरेंद्र हैं एक कॉलर, जिन्होंने बाराबंकी से हमें कॉल किया है। जी सुरेंद्र जी, बताएं सवाल क्या है? हेलो हेलो सुरेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही या फिर संपर्क होने में कोई समस्या है। सुरेंद्र जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं अगर टेलीविज़न से, तो आप फिर से हमें कॉल करें। जैसे नंबर लगेगा ज़रूर आपसे हम बात करेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे। डॉक्टर श्रीधर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी पत्तेदार सब्जियों के बारे में बताएं कि इस समय किसानों को क्या करना चाहिए, पत्तेदार सब्जियाँ जो किसान लेना चाहते हैं उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप इस समय अगर हमारे किसान भाई, जैसा कि बरसात अभी तो तेज़ी में है, अगर जिन इलाकों में बरसात थोड़ी हल्की है तो वो पालक की बुआई कर सकते हैं, चौलाई की बुआई कर सकते हैं और इसके अलावा वो चाहें तो पकचोई की भी बुआई कर सकते हैं, उसकी नर्सरी डाल सकते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो केल की खेती की जाती है, जिसको करम साग कहते हैं, वो भी उसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अगस्त में भी डालें तो अच्छा है, या जुलाई के अंत सप्ताह से भी कर सकते हैं। तो इन सब्जियों की खेती करने का उनके पास समय है। धनिया जो दूसरी एक फसल ऐसी है जिसको कि लगभग आप देखें मार्केट में तो लगभग साल भर उपलब्ध रहती है, तो इसका हर इलाकों में बोने का टाइम अलग अलग है। तो ख़ास तौर से हमारे उत्तरी भारत के क्षेत्रों में नॉर्मल जो इसकी साधारण तौर से बुआई करते हैं सितंबर से करते हैं, लेकिन जो हमारे जागरूक किसान पैसा बनाना जानते हैं वो अगर उनके पास शेड नेट है तो उसके अंदर गर्मी के दिनों में भी बुआई करके और अच्छे मुनाफा फ़ायदा लेकर के बाज़ार में उसकी बिक्री करते हैं तो उसको भी फ़ायदा होता है। तो इसलिए धनिया भी आप बो सकते हैं, बशर्ते यही है कि पानी ज़्यादा खेत में ना लगे, उसके लिए निकासी रखेंगे। और अगर गर्मी के आपके इलाके ज़्यादा हैं तो शेड नेट का प्रयोग कर सकते हैं, तो पत्तेदार सब्जियां उसमें उगा सकते हैं और बड़े अच्छे से उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। जी जी,
तो शेड नेट लगा सकते हैं और पत्तेदार सब्जियों का फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा ये भी हमने बताया। और मैं अब डॉक्टर श्रीधर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले हम अदरक की बात कर लेते हैं। अदरक के लिए बताएं कि अभी, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर श्रीधर, आपसे मैं दीपक जी आपसे मैं जानना चाहूँगी अदरक के लिए। जी, अदरक के लिए बताएं इस वक्त हमारे किसानों को क्या करना चाहिए। अदरक के लिए किसान भाइयों, अभी बहुत सी जगह बारिश हो गई है तो वहाँ पे बुआई हो गई है। जहाँ पे बुआई नहीं हो तो उससे पहले आप भूमि का चयन अच्छी तरह से करें, खेतों को आप उसमें मेड़बंदी कर दें। और ये ध्यान रखें कि जिन खेतों में किसान भाइयों ने पहले पूर्व में टमाटर, बैंगन, मिर्च या मूंगफली लगा रही, उन खेतों में आप अदरक नहीं बोएं, क्योंकि ये होता है कि इसका जो विल्ट जो है कि इस बीमारी होती है, उसके पैथोजन पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर चलते रहते हैं। तो इसलिए उन खेतों का आपका चयन उन खेतों का आपको चयन नहीं करना है। साथ ही जिन खेतों में निमेटोड की समस्या है या सूत्रकृमि की समस्या है, आप देखेंगे कि अभी संरक्षित खेती के अंदर जितने भी ग्रीन हाउस, पॉली हाउस लगाए हैं उनमें निमेटोड की एक भारी समस्या हो गई है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जिन खेतों में आपको अदरक लेनी है और निमेटोड की समस्या है, उन खेतों में पहले आप मेथी की फसल ले लें, उसके बाद आप अदरक की फसल उसके अंदर जरूर लें। एक चीज़ और ध्यान रखें, जिन खेतों में आप भूमि की जब तैयारी कर रहे हैं तो खेत को अच्छी तरह आप उसकी हकाई कर दें। और ये एक कंदी फसल है जिसमें कि आप देखेंगे कि जितनी ज़मीन भुरभुरी होगी उतना ही कंद का विकास होगा। तो आप देखेंगे कम से कम 1 फीट गहराई तक ज़मीन एकदम भुरभुरी कर दें। तो इसके लिए आप किसान भाई आप एक काम करें, 2 से 3 गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दें। और उसके बाद आप सेकेंडरी टिलेज जो है या द्वितीयक जो करें, उसके अंदर आपको हेरो है या देसी हल है या त्रिफाली से आपको उसकी अच्छी तरह हकाई करनी है। एक चीज़ किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को हमें 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसके अंदर मिलानी है, जमीन के अंदर 6 इंच तक इसको छिटक देनी है। और साथ ही अगर यह ध्यान रखें कि आपके खेत में अगर जिप्सम की कमी है तो हमें 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें जिप्सम मिलानी है। एक चीज किसान भैया ये जरूर ध्यान रखें कि हर जुताई जब करें तो उसमें पाटा जरूर लगा दें, उससे क्या होगा खेत में उसकी नमी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, इसी के साथ ही अभी हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर अपनी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा आज का विषय पत्तेदार सब्जियों की खेती, साथ ही अदरक और हल्दी पर हम बात कर रहे हैं। आपके प्रश्न भी हम शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहे हेलो किसान के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। और ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का विषय एक बार फिर से आप नोट कर लें, अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय पत्तेदार सब्जियों की खेती, साथ ही हल्दी और अदरक की खेती, इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलर्स भी हमें संपर्क करें। इस बीच पंकज है कॉलर, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो पंकज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए, सवाल क्या है? सर पूछ रहे हैं, हम अदरक की खेती करना चाहते हैं, इसके लिए बीज हमको कहाँ से उपलब्ध होगा? सर हम लखीमपुर पंकज जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? लखीमपुर उत्तर प्रदेश से, लखीमपुर खीरी मैगल से बोल रहे हैं, हम जमुना रहना से। ठीक है, आप अदरक की खेती करना चाहते हैं और इसके लिए अदरक की खेती करना चाहते हैं तो बीज वगैरह की जानकारी लेना चाहते हैं। डॉक्टर दीपक क्या बताना चाहेंगे इन्हें आप? जी पंकज जी, इसके बीज के से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी किस्में क्या क्या है। उन किस्मों के हिसाब से आपको चयन करना है। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं उसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो एक कहावत है कि जैसा बीज बोएंगे वैसे ही काटेंगे, तो आप बीज का सिलेक्शन सबसे बढ़िया करें। मैं आपको कुछ किस्में बता देता हूँ और उसके साथ आपको ये ज़रूर बताऊँगा इन किस्मों को आप कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली किस्म है इसकी सुरुचि है, सूरवी है और सुगना है। इन किस्मों को आप उड़ीसा से प्राप्त कर सकते हैं। उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी किस्म है जो कि IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, जो कि केरल में है, कालीकट में है। वहाँ से 3 बहुत अच्छी किस्में हैं इसकी, जिसकी पैदावार लगभग 22 टन के पर हेक्टेयर के आसपास है। इनमें मुख्य किस्में हैं IISR वर्धा, IISR महिमा और
SR रेजाता। रेजाता किस्म की ये खासियत है कि इसमें रेशा जो अंदर जो फाइबर होता है या रेशा होता है वो कम लगभग 4% के आसपास होता है। और इस किस्मों को आप कालीकट केरल से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई पंकज जी, हिमगिरी एक और अच्छी किस्म है जिसको कि आप नूनी सोलन से आप इसको कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी, बलराम है एक और दर्शक जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। बलराम जी बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। जी, सवाल बताएं। हेलो हेलो जी। हाँ जी बलराम जी, सवाल बताइए। मुझे इसके निर्यात के बारे में जानना है। किसके निर्यात के बारे में जानना चाहते हैं? हल्दी को मतलब मंडी की सुविधा के लिए, हमारे यहाँ बिकती नहीं है। हल्दी के बारे में जानना चाहते हैं? आप कहाँ से हैं बताएं? ये मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जिले से हैं आप बलराम जी? सीहोर जिले से। सीहोर मध्य प्रदेश में आप नीमच मंडी है, मंदसौर मंडी है और भोपाल मंडी, इसके लिए आप इसके संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में तीनों जगह से आप इसको कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि अगर आप इसकी प्रोसेसिंग करेंगे या प्रसंस्करण करके हल्दी को सूखी बनाएंगे तो भी उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है। जी बिल्कुल। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर श्रीधर कि पत्तेदार सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियाँ ले सकते हैं हमारे किसान जिसका भाव भी उनको अच्छा मिले और जिसको पैदा करना भी आसान हो? किसमें भी साथ साथ में बता दें। हाँ किसान भाइयों, अगर आप पालक लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ही अच्छी किस्में हमारे पूसा संस्थान से निकली हुई हैं। इसमें ऑल ग्रीन एक बहुत ही पुरानी वैरायटी है जो अभी भी किसानों के बीच में प्रचलित है। इसके अलावा पूसा भारती यह सबसे सर्वोत्तम किस्म है। इसकी पत्तियां जैसे ही आप मोड़ते हैं या कटक करके टूट जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये खाने के योग्य बहुत ही अच्छी हैं और इसमें रेशा उसके हिसाब से अन्य की अपेक्षा कम होता है। और जो तीसरी एक वैरायटी है सुप्रिया पूसा ज्योति, ये भी हमारे पूसा संस्थान की निकाली हुई है किस्में। इसको भी आप अपने खेती में समावेश कर सकते हैं। और एक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है हमारी पूसा हरित, जो कि पार्वती क्षेत्रों में अभी भी वहाँ से आ रहा है। मार्केट में आप जो भी देख रहे हैं वहाँ से किसान उगा करके इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उसकी खेती अभी भी ये अक्टूबर नवंबर तक बुआई करते रहते हैं और उससे लाभ लेते रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो उन्नत किस्में हैं पालक की हैं। इसके बाद अगर आप चौलाई लगाना चाहते हैं, चौलाई जैसा कि है कि जून जुलाई का मौसम होता है, इस समय बुआई की जाती है। दूसरा है कि फरवरी मार्च में बुआई करते हैं जब सर्दियाँ कम हो जाती हैं। तो जो इस समय आप इसमें जो उन्नत किस्में हैं हमारे पूसा संस्थान के, पूसा कीर्ति और पूसा किरण, ये दोनों तो हरे रंग वाली पत्ती वाली किस्में हैं और बहुत ही चौड़ी और काफ़ी उपज देने वाली हैं। अच्छी ग्रोथ होती है इनमें और देर से बोल्टिंग होती है जिससे कि आपका उत्पादन खराब नहीं होता है। और तीसरी एक है लाल रंग की चौलाई, जिसे हम पूसा लाल चौलाई किस्म का नाम दिया हुआ है। तो आप इसकी खेती आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि धनिया की खेती करना चाहते हैं तो धनिया में भी कुछ उन्नत किस्में हैं। एक तो पंतनगर से निकाली हुई किस्म है पंत धनिया 1 और दूसरी गुजरात से है GC1 करके है। ये काफ़ी किसानों के बीच में प्रचलित है। और इसके अलावा एक और भी अच्छी किस्म है लोला रोजा बोलते हैं। इसको भी बहुतायत रूप से किसान भाई हमारे उगाते हैं, आप इसको उगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाइनीज़ कैबेज लगाना चाह रहे हैं तो इसमें पकचोई करके एक किस्म है उपलब्ध है, जो इसकी आप नर्सरी अगस्त में लगा सकते हैं। इसकी बीज अपने लिए सुनिश्चित कर लें। और केल भी अगर ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, जम्मू कश्मीर हिमाचल या तराई के इलाकों में, तो केल है जिसको कि कश्मीर वगैरह में हाक बोलते हैं। और इसको अच्छी तरह से नर्सरी पहले इसकी भी उगाते हैं फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो इसकी भी खेती करते हैं। इसमें जो है आपका मास कर्ड है और रशियन केल है, ये ज़्यादा बहुतायत मात्रा में जाती है। तो रसियन केल थोड़े से जाड़े में लगाते हैं, इसको आप सितंबर माह में बुआई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में हाक की खेती की जाती है उसकी तो आप अगस्त से नर्सरी डाल सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख सब्जियां हैं जिनको कि अभी आप लगा सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो दूसरी सब्जियां हैं, मेथी है, कसूरी मेथी है, बथुआ है, साग है, सरसों साग है, इनकी जो है ज़्यादातर बुआई जो है सितंबर माह से या सितंबर अंत से करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अगर मेथी अभी कर देंगे तो उसमें
ग्रोथ नहीं होगी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। तो इस वजह से मेथी को हम अभी नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसान भाई जो मैंने कहा था शेड नेट अगर वो उगाते हैं तो उसके अंदर ये बुआई करके अच्छा दाम पे इसको मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, मणिराम है एक दर्शक फतेहाबाद से, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी मणिराम जी, बताइए सवाल। सवाल मेरा सबसे पहले सवाल तो ये है कि हमारे यहाँ जो हेलो हाँ जी, मणिराम बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से। मैं ये पूछ रहा था जी, मेरा जिला फतेहाबाद है, हमारे यहाँ अदरक और हल्दी की खेती की जा सकती है, और बीज जो है वो कहाँ से मिलेगा और बिजाई का समय, ये चीजें बताएं मेरे को। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है मणिराम जी आपका। तो डॉक्टर दीपक क्या बताना चाहेंगे इन्हें? मणिराम जी, आप थोड़ा शायद लेट जुड़े हैं, तो मैंने एक बार और आपको वापस इनकी किस्में बता देता हूँ, उसके बाद आपको कहाँ से इसका बीज मिलेगा। बुआई का इसका अभी समय चल रहा है, आप आराम से इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसकी किस्मों की अगर वापस अपन बात करें तो सुप्रभा, सुरवि और IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च जो कि कालीकट केरल में है, वहाँ से 3 बहुत अच्छी किस्में निकाली है। IISR वर्धा, IISR महिमा, IISR रेजाता है। रेजाता किस्मों को आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसकी जो रेशे की क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा हिमगिरी एक वैरायटी है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर नूनी सोलन से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक ज़मीन की बात है, उसका आप लगाने से पहले उसका एक बार pH उसका ज़रूर टेस्ट करवा लें। नॉर्मल जो pH होता है वो 7 pH होता है, पर फिर भी आप 6 से 7 के बीच में अगर pH रहेगा तो भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका pH बढ़ता है, 7 से अगर ज़्यादा pH जाता है तो वो लवणीय की श्रेणी में आ जाएगी, और करीब 8.5 से ज़्यादा होगा तो फिर वो क्षारीय की श्रेणी में आ जाएगा। तो उस स्थिति में आप उसकी खेती नहीं करें। फिर समस्या आपके साथ ये आएगी कि जैसे ही बारिश बंद होगी और आपके पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, तो इस पहले आप सरकार का भी यही ध्येय है कि आप पहले आपका मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं। जी राजेश है कॉलर, उदयपुर से हैं। हेलो जी राजेश जी, बताइए सवाल। हेलो हेलो जी राजेश जी, प्रश्न बताएं। जी जी राम राम सर। आपके जानकार हैं लगता है। जी जी राजेश जी, लगता है आप डॉक्टर दीपक के जानकार हैं। हेलो, ये जानना चाहते हैं कि हल्दी की खेती इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी और पानी कैसा रहेगा, तो खेती उदयपुर जिले में कर सकते हैं क्या सर? जी राजेश जी नमस्कार। हल्दी की खेती के लिए ये ध्यान रखें, ये कंदी फसल है। ये ध्यान रखें कि मिट्टी जो है वो हल्की होनी चाहिए। भारी मिट्टी में कंद नहीं बैठेंगे। जितनी मिट्टी मुलायम होगी, हल्की होगी, उसमें आप आसानी से इसकी हल्दी की खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपके बलुई दोमट है, मटियार दोमट है, या रेतीली दोमट मिट्टी है। मिट्टी का एक बार ज़रूर आप परीक्षण करवा लें। pH हमेशा ध्यान रखें नॉर्मली रहे। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हल्दी की जब खेती कर रहे हैं, अगर उसके अंदर निमेटोड या सूत्रकृमि की समस्या है तो आप उसके अंदर आप मेथी की फसल पहले ले लें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जिन खेतों में आपने टमाटर, बैंगन, मिर्च या मूंगफली बो रखी है, उसमें इनका हल्दी की खेती उसमें नहीं करें। संतोष है एक और कॉलर, मध्य प्रदेश से। आइए संतोष जी से भी बात कर लेते हैं। हेलो जी संतोष जी, बताइए सवाल क्या है आपका। हेलो हेलो जी संतोष जी, सवाल बताएं। हेलो, हमें धनिया की जानकारी चाहिए। धनिया के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ। और कोई खास बात, कोई खास जानकारी? हेलो हाँ। कोई समस्या है धनिया में? धनिया में पत्ती पीली पड़ रही है। पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर श्रीधर। ठीक है रमेश जी, आप धनिया की जो आप पत्ती पीली पड़ रही है, आप देख रहे हैं बरसात का मौसम है, आप अच्छे किसान लग रहा है, क्योंकि जल्दी से धनिया बो करके बाजार में इस समय काफ़ी अधिक दामों में बिकती है। तो आप खेती करें तो आप एक बात का ध्यान रखें कि शायद उसमें बरसात का मौसम है, पानी न लग रहा हो, इस वजह से पत्तियाँ पीली पड़ती हैं। तो एक तो आप ध्यान रखें कि पहले पानी का निकास उसका बना लें और पानी न रुकने पाए। एक दिन भी पानी रुकेगा तो जड़ गलने लगती है, फिर पत्तियाँ मुरझाने भी लगेंगी, पीली पड़ जाएंगी। तो इसका ध्यान रखें। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपने पानी का निकास का अच्छा व्यवस्था किया हुआ है फिर भी पीली पड़ रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उसमें आप 1% यूरिया का घोल बना करके पत्तियों पे छिड़काव करें, तो उसमें जल्दी से क्लोरोफिल बन जाएगा, हरापन आएगा और पीलापन उसका दूर हो जाएगा और बढ़वार भी अच्छी होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात, अगर ये भी 1 आध 2 पौधे उखाड़ करके देखें ज़मीन से
कहीं उसके अंदर कुछ गलन की समस्या तो नहीं, जड़ तो नहीं गल रही है जिसकी वजह से पीला हो रहा हो, जैसे हम लोग उसको फ्यूजेरियम फंगस बोलते हैं, ये लगा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो आप जब दूसरी पानी की सिंचाई जब करें तो उसमें डाइथेन का घोल बना करके इसमें 20 ग्राम दवा और 10 लीटर पानी में घोल बना के इस हिसाब से घोल बनाएं और उसको पानी जैसे सिंचाई करते हैं उससे सिंचाई कर दें, तो फिर इस फंगस की भी रोकथाम हो जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसमें थोड़ा फंगस आने की संभावना रहती है। तो ये 2-3 खास बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल जरूर अच्छी से अच्छी उपज देगी। ठीक है, और इसी के साथ ही हमें एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर हेलो किसान में। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का विषय है पत्तेदार सब्जियों की खेती, साथ ही अदरक और हल्दी की खेती। और बहुत सारे कॉलर्स हमसे संपर्क कर रहे हैं, अपने प्रश्न हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ भी तुरंत के तुरंत जवाब दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर दीपक से। डॉक्टर दीपक, ये बताएं कि अदरक और हल्दी की खेती की हम बात कर रहे हैं, तो बीजोपचार इसका किस तरीके से होना चाहिए? क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि बीमारियाँ बहुत लग जाती हैं, इसमें कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, जिसके चलते किसानों का कहीं ना कहीं रुझान इसमें घटता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बीजोपचार कैसे करें? किसान भाइयों, बीजोपचार इसका सबसे मुख्य बिंदु है जिस पे हम किसानों को जरूर सोचना चाहिए। बीजोपचार के बारे में एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि बीजोपचार के बारे में अदरक में ये कहा जाता है कि अभी तो कण बाद में मण, मतलब अभी आपकी बिल्कुल कण दवाई की ज़रूरत पड़ेगी और बाद में मण दवाई की, बहुत ज़्यादा दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। और दवाई ज़्यादा होने के बाद भी आप उस बीमारी से रोकथाम नहीं हो पाएगी, पूरी अदरक की फसल खत्म हो जाएगी। कण का मतलब ये हुआ कि अगर आप अभी 100 किलोग्राम अदरक का बीज उपचारित कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको 25 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनोलफॉस दवाई की ज़रूरत पड़ती है, 50 ग्राम आपको बाविस्टिन की ज़रूरत पड़ती है, 150 ग्राम आपको रिडोमिल एमजेड की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा 400 ग्राम आपके ट्राइकोडर्मा पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 100 किलोग्राम बीज के लिए सिर्फ छोटी सी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको बीजोपचार कैसे करना है इसको आप एक बार ज़रूर सुन लें। आपको क्या करना है कि कोई एक बड़ा बर्तन ले लें, 20 लीटर का, उसमें अपने 20 लीटर आपको उसमें पानी लेना है। 20 लीटर पानी लेने के बाद आपके पास 20 किलो अदरक ले लें। उस 20 लीटर पानी के अंदर अपने को 20 मिलीलीटर आपको क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनोलफॉस उसके अंदर आपको मिला लेनी है, जो कि उदय के लिए या दीमक के लिए रहती है। उसके साथ उसी पानी में अपने को 40 ग्राम आपको बाविस्टिन मिलानी है और 125 ग्राम आपको रिडोमिल एमजेड मिलानी है और साथ में आपको 5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलानी है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को किसान भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखें, किसी कटोरी में थोड़ा सा पानी गर्म कर लें और उस दवाई को थोड़ा उसके अंदर घोल लें और उसके बाद उसके अंदर डाल दें। फिर आप एक काम करें, आपके जो 20 किलो बीज है उस बीज को उसके अंदर डाल दें। या तो गांव के स्तर पर ये कोशिश करें कि किसी कपड़ा ले लें या कोई बर्तन ले लें जिसमें छेद हो, तो उसके अंदर आप डालें। तो उससे क्या होगा, एक तो उसके कंद के जो आंखें हैं वो ख़राब नहीं होगी और जो गोल आपने बनाया है उसकी सांद्रता भी खराब नहीं और गोल भी खराब नहीं होगी। जी जी जी। जब आपने 20 किलो और 20 किलो 2 बार आपने उस गोल के अंदर आपको कर लेना है। फिर उसके बाद क्या, उसकी थोड़ी सांद्रता कम हो जाएगी। फिर अपने को क्या करना है, 5 लीटर पानी और लेना है। 5 लीटर पानी के अंदर 5 मिलीलीटर आपको फिर वापस क्लोरोपाइरीफॉस लेनी है, 10 ग्राम आपको बाविस्टिन लेना है और 25 ग्राम आपको रिडोमिल एमजेड लेनी है और 1 ग्राम आपको ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेनी है। तो इस तरह आपके 100 किलो के लिए ये मात्रा जो मैंने बताई है इसको तैयार हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको इस गोल में रखने के लिए डाल के अदरक को आपको इसके अंदर 30 मिनट तक आपको रखना है। फिर आपको छायादार स्थान में इसको सुखा देना है। या तो जिस दिन आप बुआई कर रहे हैं उसी दिन या फिर अगले दिन आप क्या करें कि एक ट्राइकोडर्मा जो मित्र फफूंद आता है, ये क्या करता है कि बहुत सी बार किसानों की समस्या होती है कि भाई हमारी अदरक पीली पड़ने लगी है, उसका कंद जो है जमीन के अंदर से सड़ने लगा। तो उस बीमारी को ट्राइकोडर्मा जो एक जैव मित्र फफूंद है, ये इस बीमारी को इसको रोक देगा। तो इसको अपने को क्या करना है कि जो अदरक है उसके अंदर आप 20 लीटर पानी के अंदर आप 400 ग्राम
ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल दें। जी जी जी। और उसके अंदर आपको 30 मिनट रखना है जी। और फिर उसके बाद उसको छाया में सुखा के फिर आप उसके बाद ठीक है। कॉलर है रुपेश है राजस्थान से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो रुपेश जी, सवाल बताएं। हाँ नमस्ते सबको। मैं रुपेश राणानी बांसवाड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मुझे पालक की खेती करनी है और पालक में पूसा किस्म के बीज मुझे कहाँ मिलेंगे और मुझे इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ये मेरा ठीक है रुपेश जी। डॉक्टर रुपेश जी, पूसा की जो वैरायटी है आपको पता है कि जैसे हमारा जो राष्ट्रीय बीज निगम है ये सारे इन बीजों को पैदा करता है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। NSC जिसको आप बोलते हो, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, आप वहाँ के स्टॉल पे पता करके आप वहाँ से ले सकते हैं। पूसा आकर के लेना चाहते हैं तो पूसा में भी मिल जाती है, जो हमारा सीड प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ मिलेगी। और नहीं तो हमारे संस्थान का केंद्र करनाल है, जो IRI का ही हमारा जो संस्थान है करनाल है, वहाँ भी इसका बीज बनाया जाता है। आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जहाँ से आपको सुविधाजनक लगे आप वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। बहुत अच्छी है पूसा भारती, आपने बहुत अच्छा चयन किया है इस वैरायटी का, और इस वैरायटी को लगाएं और अधिक से अधिक आप लाभ कमाएं। जी बिल्कुल, तो अधिक से अधिक आप लाभ कमा सकते हैं अगर आप वैरायटीज़ जो है, किस्में जो हैं, उनका भी ध्यान रखें। डॉक्टर दीपक, अब हल्दी के बारे में भी बता दें। उससे पहले कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी विशाल जी बताइए। हाँ मैडम बोल। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र से? नांदेड़ महाराष्ट्र। ठीक है, बताएं, सवाल बताएं। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ नांदेड़ महाराष्ट्र। जी जी बताएं, सवाल बताइए। अभी हल्दी लगाए हैं मैडम हम। हल्दी आप लगाना चाहते हैं? लगाइए। डालने का है। अच्छा ठीक। हल्दी को खाद डालने का है, कौन सा डाल? अच्छा, हल्दी में खाद डालने जी। आप कुछ पूछना? खाद डालने का है। हल्दी में खाद अब डालना है या खेत की तैयारी करना है या खड़ी फसल में खाद डालना है? या खाद की सिफारिश चाह रहे हैं आप? अभी हल्दी को दूसरा खाद डालने का है सर। हेलो जी रुपए बात कब डालनी चाहिए खाद, आप ये जानना चाहते हैं ना? शायद यही सवाल है इनका, कब खाद डालें। हल्दी की फसल में खाद कब डालनी चाहिए? जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस वक्त आपको 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश की सिफारिश की गई है, इसके अंदर किसान भाई ये ध्यान रखें कि 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस की जरूरत पड़ती है और 80 से 100 किलोग्राम आपको पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको डालने का समय ये है किसान भाइयों कि फास्फोरस और पोटाश की मात्रा तो जब आप खेत की अंतिम जुताई कर रहे हैं उस वक्त आप उसको पूरी दे देनी है। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है, चूँकि हल्दी की फसल किसान भाइयों 9 माह की फसल है, तो इसको आपने को क्या करना है कि 40वें दिन पहली डोज आप मतलब 100 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम आप 40वें दिन पे दे दें और 90वें दिन जो 3 महीने की फसल होने के बाद नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा इसमें जरूर दे दें। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर श्रीधर, अब हमारे किसानों को बताएं कि आपने किस्म के बारे में तो बता दिया, और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें वो? जी हाँ, किसान भाइयों जैसे जानते हैं आप कि पत्तेदार सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती आप शुरू से करते आ रहे हैं और आसानी से कर लेते हैं। इसमें सिर्फ कुछ थोड़ी सी बातों का ये ध्यान रखना है कि जो ज़मीन है आपकी अच्छे जीवांश युक्त वाली होनी चाहिए उसमें, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हम उर्वरक की बात संस्तुति नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके खेत में मृदा शक्ति जो है अच्छी है और उसमें आप बलुई दोमट वाली मिट्टी है तो इसमें बहुत ही अच्छी खेती की जा सकती है। बरसात के मौसम की बात है जहाँ तक, तो आपने जैसा कि रिपोर्ट में देखा था, और हो सके तो मेड़ बनाएं, ऊंची ऊंची मेड़ें बनाएं, 1 मीटर वाली चौड़ी मेड़ें बनाएं, उस पर आप इसकी बिजाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि रीज और फरो सिस्टम में यही फ़ायदा होता है कि अगर बारिश ज़्यादा भी हो गई तो वो फरो से पानी निकल करके बाहर चला जाएगा और जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एक तो वो करें। और दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ फसलें ऐसी हैं, जैसे आप चौलाई की जैसे मैंने बात की गई, और आपकी चाइनीज़ कैबेज है, इनकी बीज जो है बहुत छोटे होते हैं,
तो इनका थोड़ा सा इसमें है कि जब आप मिलाएं तो इसमें या तो रेता मिला के बिजाई करें, जिससे कि बहुत घना ना हो। मेरा मकसद यही है कि अगर बहुत घना बीज बो देंगे तो ये फिर पौधे बढ़ते नहीं हैं, बहुत ही इसमें ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखें कि थोड़ा सा मिक्स करके अगर बोएंगे रेता तो थोड़े थोड़े दूर पे बीज गिरेंगे तो अच्छा रहेगा। और लाइनों में कतारों में बोएं तो ज़्यादा इसमें निराई गुड़ाई करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि खरपतवार भी आते हैं, तो इसको ध्यान रखें। और एक बात और है कि जैसे बिजाई आपने कर लिया तो बिजाई करने के बाद ये पेंडीमेथिलीन आती है जो दवा है, ये इसके 3 लीटर और 1000 लीटर लगभग पानी लगता है। इसमें घोल बना करके बिजाई करने के उसी दिन या अगले दिन जरूर इस पे स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें, जिससे कि घास की रोकथाम हो जाएगी। कोई भी आपका ये वीड नहीं आएगा, कम से कम 40-45 दिन तक साफ रहेगा। तो आपका जो ये साग वाली सब्जियां हैं अच्छे से पनप जाएंगी, ग्रोथ इनमें हो जाएगा। उसके बाद एक हैंड वीडिंग कर देंगे, हाथ से गुड़ाई निराई कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बढ़वार चलेगी। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि थोड़ी उर्वरक भी जरूर डालें, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो पौधों में वो जो कहते हैं ना कि हरे हों, बिल्कुल दिखाई दें, ऐसे कि बाजार में आप जाएं तो आपका पसंद हो, पहले जो पीलापन लिए हुए होगा, सूखा टाइप दिखाई देगा, तो उसको कोई खरीदना नहीं चाहता है। जी, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी भी आवश्यकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप खेत की तैयारी करते हैं उसमें कम से कम 30 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश की मात्रा डाल दें। और उसके बाद करीब 30-40 किलो जो यूरिया आपके लिए बचता है, लगभग 80 किलो नत्रजन लगता है पत्तीदार सब्जियों में आमतौर पे, तो 40 किलो को आप 2 बार में आप देंगे। जब 1 महीने की फसल हो जाएगी तब खड़ी फसल में दे दें, और उसके बाद फिर 2 महीने की जब हो जाए, 60 दिन की हो जाए, तब आप उस खड़ी फसल में तो दें। ये कुछ बातें हैं, तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे तो जरूर आपकी फसल से भरपूर मुनाफा मिलेगा। जी चलिए, इसी के साथ ही हमें एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा। अभी भी कुछ समय बाकी है। ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे आपकी कॉल्स लेंगे, आप हमें फ़ोन ज़रूर करें और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं। छोटा सा ब्रेक, बने रहें हेलो किसान के साथ। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बीच हमारे कॉलर और जुड़ चुके हैं, रमेश चंद्र हैं, जिन्होंने हमें रतलाम से कॉल किया है। हेलो रमेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ मैडम। हाँ जी, सवाल बताइए। ये मैं हल्दी के बारे में पूछ रहा था, ये बीज कहाँ से मिलेंगे और ये हमारे इधर काली मिट्टी है तो इसमें पैदा हो सकती है, नहीं हो सकती? बीज कहाँ से मिलेंगे और काली मिट्टी में आप इसकी फसल ले सकते हैं या नहीं, ये आपके सवाल है। जी डॉक्टर जी मैडम। जी, हल्दी की काली मिट्टी में आसानी से हो सकती है। एक बार उसके आप पीएच जरूर टेस्ट करवा लें। हल्दी के लिए जो आप कह रहे हैं बीज कहाँ से उपलब्ध होगा, हल्दी की पहले आपको मैं किस्में बता देता हूँ, उसके बाद आपको उसके साथ साथ बताऊँगा कि ये किस्में कहाँ से उपलब्ध होगी। इसकी प्रमुख किस्में के बारे में बताऊँ आपको, एक तो सुगना है, सुगंधम है, स्वर्णा है और राजेंद्र सोनिया है। IISR जो है कि भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, वहाँ की बहुत अच्छी 2 किस्में हैं, IISR प्रभा और IISR प्रतिभा है। इसके अलावा तमिलनाडु से एक वैरायटी निकली है CO1, इसके अलावा LFC सुप्रीम बहुत अच्छी किस्में है। तो इन किस्मों के अगर आप भी उपलब्धता की बात करें तो आप IISR वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, IISR कालीकट केरल से प्राप्त कर सकते हैं, या महाराष्ट्र में सागलिया है, महाराष्ट्र में हल्दी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से आप इसके बीज को प्राप्त करते हैं। वहाँ की एक बहुत अच्छी किस्म है कृष्णा है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी की एक प्रेमा किस्म भी है, पर हल्दी की किस्म अगर महाराष्ट्र से भी आप प्राप्त कर सकते हैं।
जी जी, तो महाराष्ट्र से ये हमारे दर्शक थे और कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ये भी आपने बताया। मैं अब आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर दीपक, एक चीज़ और समस्या आती है कि जो कंद जो हैं वो सड़ने लगते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है और कैसे किसान इसका निवारण करें? किसान भाइयों, इस बीमारी के बारे में आप पहले पूरा, क्योंकि ये बीमारी दो तरह से होती है। एक तो बीमारी फफूंद की वजह से होती है और कंद एक तो फफूंद की वजह से सड़ता है और एक जीवाणु की वजह से सड़ता है। जो फफूंद की वजह से सड़ता है वो एक पिथियम अपेनिडर्मेटम करके एक फफूंद होती है। उसके लक्षण पहले आप सुन लें। उसमें यह है कि पहले आप जो प्रभावित पौधा है उसकी पत्तियां पहले मोटी होने लगेगी और उसके जो किनारे हैं वो पीले पड़ने लगेंगे। जब आप ध्यान से देखेंगे तो किनारों में पीलापन नोक से शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ेगा। जब आप तने को, जहां आप कहते हैं कि कॉलर रीजन है, वहां जैसे ये है तो उसका जो जहां भूमि के पास वाला भाग है वो आप देखेंगे भूरा हो जाएगा और उस भूरेपन को जब हाथ से आप स्पर्श करेंगे तो वहाँ पे पिलपिलापन महसूस होगा। ये इस रोग की सबसे बड़ी पहचान है। अब इससे और दूसरा ये कि इस रोग में जो फफूंद जनित रोग है इसमें आप देखेंगे कि कंद जो आप अगर ज़मीन को खोदेंगे तो कंद ऊपर से स्वस्थ नज़र आएगा और अंदर से सड़ान हो जाएगी। जो सफ़ेद लट है, निमेटोड है या मक्खी है वो इस रोग को और बढ़ाते हैं। अब इससे आपको निजात पाने के लिए मैं बता देता हूँ। इससे निजात पाने के लिए आप फसल चक्र अपनाएं। खेत में कभी भी ये ध्यान रखें कि 10 घंटे से ज़्यादा पानी कभी भी खेत में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको इस अगर एपिसोड को आप देख रहे हैं तो बीजोपचार के लिए बारे में बताया, बीजोपचार जरूर कराएं। इसके साथ ही जब ये बीमारी दिखे आपको, हल्के से लक्षण इसके दिखे तब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटोक्स करके फफूंदनाशक जो आता है, इससे आप क्या करें कि इसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जहाँ ये पौधा ग्रसित है उस पौधे को आप उखाड़ लें और वहाँ पे भी आपको उस दवाई का स्प्रे करना है या ड्रेंचिंग करनी है। और ये जरूर ध्यान रखें कि उस पौधे के जो ग्रसित पौधा है उसके आसपास के 2 फीट के दायरे में जितने भी पौधे हैं उनकी सभी की जड़ें भी इसको, सभी के पौधे को आपको ड्रेंचिंग कर देनी है, सभी की जड़ों में अपने को ये दवाई को दे देनी है और उसी दवाई को आप स्प्रे कर सकते हैं या M45 डाइथेन M45 को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। एक कॉलर है रमाशंकर धौलपुर राजस्थान से, आइए सवाल ले लेते हैं उनका भी। हेलो रमाशंकर जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी आप बताइए। दूसरा कंद सड़न की जो मैं जीवाणु जनित बीमारी की बात कर रहा था, जिसको अपन विल्ट या गलन कहते हैं, ये एक जीवाणु होता है, स्यूडोमोनास सोलिनिफॉर्मिस होता है, उस जीवाणु की वजह से होता है। इसकी पहचान ये है कि इसमें आप देखेंगे कि जो आधार पे जो भाग है वो आपके वाटर लॉक्ड हो जाएगा या जलाक्षित हो जाएगा। उस पर आप देखेंगे उसको अगर तने को आप काटेंगे तो उसमें लंबी धारियाँ दिखेगी। और इस रोग में जो जीवाणु जनित जो रोग है उसमें आप देखेंगे कि कंद भी सड़ने लगेगा और जो पत्तियां हैं वो आपके कॉपर कलर की या तांबे के रंग की हो जाएगी। और जब कंद को आप जमीन के अंदर देखेंगे तो उसमें बदबू आने लगेगी। इस जीवाणु जनित कंद की और जो फफूंद जनित कंद में फ़र्क ये है कि इस अगर जो अदरक प्रभावित अदरक है, इसको अगर जीवाणु जनित बीमारी से प्रभावित है, इसको आप एक कटोरी के अंदर पानी ले लें और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा काट के उसके अंदर डाल दें तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो पानी का रंग है मटमैला या गधेला हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब फफूंद जनित बीमारी है तो आप फफूंदनाशक दवाई का काम में लें और जीवाणु जनित बीमारी है तो आप जीवाणुनाशी का स्टेप्टोसाइक्लिन जो है उस दवाई को आपको। कॉलर है बंसीलाल है मध्य प्रदेश से, आइए बात करते हैं। हेलो जी बंसीलाल जी, सवाल बताइए। बंसीलाल, हाँ जी बंसीलाल जी बताएं सवाल। मैं पूछ रहा हूँ आज से पक जाती है तो सुखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार फिर से प्रश्न बताइए अपना। फल के पकने के बाद सुखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फल के फटने पर किस चीज के फल के बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं हल्दी की बोल रहा हूँ। अच्छा, हल्दी के बारे में जानना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है। सुखाने के बारे में कितनी नमी होनी चाहिए, किस तरीके से सुखाए, कितना तापमान होना चाहिए? हल्दी की किसान भाइयों 9 माह की फसल है तो इस पे आप देख लें कि जब 80 से 90% आपकी पत्तियां सूख जाए उस वक्त आपकी इसकी खुदाई करनी है। फावड़े की सहायता से, देसी हल की सहायता से आप इसको निकाल लें और इसको आप भंडारण अगर करने हैं तो या सुखाना भंडारण, पहले मैं आपको भंडारण की बता देता हूँ। भंडारण के लिए आप खेत में उचित आकार के गड्ढे बना लें। गड्ढे बनाने के बाद नीचे की तरफ आप घास फूस है या रेती जो होती है करीब 5 सेंटीमीटर के आसपास आप रेती जमा दें। उसके बाद आप हल्दी उसके ऊपर रख दें और वापस फिर रेती जमा दें और ऊपर चारों तरफ एक काम करें कि उसके चारों तरफ आप मेड़ बना दें 15 सेंटीमीटर। तो उससे क्या होगा, और ये ध्यान रखें जब भंडारित कर रहे हो उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखें
कि जब आप भंडारित करें तो उसमें आप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से क्लोरोपाइरिफॉस या क्विनाल्फास दवाई से उसको उपचारित करना है, और 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाइथेन M45 दवाई को उसमें आधे घंटे तक उसके अंदर मिलाने के बाद छाया में सुखाने के बाद आपको उसको भंडारित करना है। रही बात इसके सुखाने की, तो इसके लिए हर KVK में, हर कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, और इसको सुखाने के लिए उसके लिए उचित नमी होनी चाहिए। छायादार स्थानों पे 6 से 7 दिन तक उसको आप सूखा रहने दें, और इसके प्रोसेसिंग के बारे में हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक एक्सपर्ट होता है, उससे आप और सलाह ले सकते हैं। जी डॉक्टर श्रीधर, अब ये बताएं कि पत्तेदार सब्जियों में कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, उसको लेकर किसान कैसे बचाव करें? हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी बात है। जैसे हमने अभी थोड़े देर पहले बताया था कि बरसात का मौसम है, तो हो सकता है कि पानी ज़्यादा लग जा रहा है या नहीं, तो उसमें कभी कभी फंगस वाले रोग लग जाते हैं। गर्मी का मौसम है, अगेती खेती करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे अब इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आप बीज का बीजोपचार करके बोए हुए हैं तो उसमें काफ़ी हद तक ये बीमारियों फंगस का रुक जाता है। इसके लिए आपको मालूम है, जैसे और बीजों का उपचार करते हैं, 3 ग्राम थीरम या सेरेसान या कैप्टाफ, जो भी आपको दवा मिल जाए 1 किलो बीज के हिसाब से उसमें मिला करके तब उसकी बुआई करें, तो काफ़ी फंगस का रोकथाम हो जाता है। फिर भी अगर खड़ी फसल में होता है तो उसके लिए आप डाइथेनियम 45 का घोल 20 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में घोल बना करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा बीमारियां और इसके अलावा आती नहीं हैं इसमें। और जो कीड़ों की बात आती है तो कीड़े भी पत्तीदार सब्जियों में थोड़े से लगते हैं। कुछ तो इसमें हल्के आपने देखे होंगे, छोटे से छेद बना देते हैं, और कुछ रस चूसने वाले होते हैं। तो ये कुछ रस चूसक कीट हैं छोटे छोटे, और ये कुछ जो छेद करने वाले हैं कटवर्म टाइप के हैं, कुछ ये अगर काटते हैं, या कुछ कैटरपिलर हैं, सेमी लूपर हैं, ये सब आप पत्तियों पे अगर दिखाई देते हैं, खासतौर से बरसात के मौसम में, तो नीम बीज अर्क आता है 5% का घोल या नीम ऑयल, इसको आप 2 मिलीलीटर लेकर के 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर दें, तो इनसे निजात मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा दवाओं आप न डालें, क्योंकि पत्तीदार सब्जियां हैं, ज़्यादातर हाफ कुक्ड या वैसे खाते हैं, बहुत फ्राइड नहीं खाते हैं, तो कम से कम दवाओं का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी जी जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की लाइव कॉल्स ली, और आज के विषय पर इतने विस्तार से इतनी अच्छी चर्चा की आपने हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हमारे एपिसोड का विषय क्या होगा, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। अगला विषय है बीज, उर्वरक और GST। बीज, उर्वरक और GST, ये हमारा अगला विषय है अगले एपिसोड का, और इससे जुड़े हुए विशेषज्ञ स्टूडियो मौजूद होंगे, और आपके प्रश्न लिए जाएंगे, और तुरंत आपके सवालों के जवाब भी, इस विषय से जुड़े हुए जो भी होंगे उचित जवाब, वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन दोनों ही विषय से जुड़े हुए प्रश्न आप हमें अभी ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इस पर आप हमें ईमेल करें, अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएँ। और एक और विकल्प है, अगर आप चाहें तो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। आप फेसबुक पर जाएं, फेसबुक में सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और अपने प्रश्न हमारी वॉल पर साझा कर सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। और अगर आप चाहें तो इस कार्यक्रम के बाद भी हमारे हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर पर फ़ोन कर अपना प्रश्न रिकॉर्ड करवाएं, और समय है सुबह 6 से रात 10 बजे के दौरान, और सोमवार से शनिवार ये लाइन हमारी चालू रहती है, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाएं। और अब आपको बता दें कि कल हमारा स्वस्थ किसान में विषय क्या होगा। कल का विषय है मधुमेह एवं गर्भवती मधुमेह के लक्षण और बचाव के तरीके, यानी अगर मधुमेह है और ऐसे में तो गर्भवती मधुमेह और लक्षण और बचाव के तरीके जो हैं, इसे ज़रूर देखें। कल का ये हमारा स्वस्थ किसान का विषय है। तो ये था हमारा आज का हेलो किसान। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।